भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। पार्टी ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का किया वादा। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होगा मतदान। छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। रुझानों में 7 में से 4 सीटों पर भाजपा को बढ़त। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वलसाड और भावनगर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम का गुजरात का ये पहला दौरा। मिस्र में आज से शुरू हो रहा है COP27 सम्मेलन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कर रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व। पर्यावरण मंत्री ने कहा COP का 27वां संस्करण हो COP ऑफ एक्शन। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत का पहुंचना तय। एक रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से हराया। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल की रेस से हुआ बाहर। और भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने जॉर्डन में जारी एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में मीनाक्षी ने फिलीपींस की आयरिश मैग्नो को और प्रीति ने उज्बेकिस्तान की सितोरा को दी मात। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत तमाम नेता मौजूद थे। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बुलंद इरादों के साथ हिमाचल की जनता की सेवा की है। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लाएगी। इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राज्य में जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज हिमाचल में 4 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह कांगड़ा में 3 और ऊना में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल में 3 जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी हिमाचल में विभिन्न चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे।
पीएम वलसाड जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भावनगर में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन में 500 से अधिक ऐसी लड़कियों का विवाह संपन्न होगा जिनके पिता नहीं हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए इस वक्त मतगणना जारी है। जिन सीटों पर मतदान हुए उनमें बिहार में मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोड और ओडिशा में धामनगर सीट शामिल हैं। इन सीटों पर 3 नवंबर को मतदान हुआ था। प्रारंभिक रुझानों के मुताबिक ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं बिहार की मोकामा विधानसभा से आरजेडी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी यहां आगे चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मिस्र में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के सम्मेलन के 27वें संस्करण के लिए शर्म अल शेख पहुंचे, जहां वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीओपी का 27वां संस्करण कॉप ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसमें जलवायु वित्त को परिभाषित करने, अनुकूलन और लाभ हानि के नतीजों पर विशेष ध्यान देने वाले प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन के भव्य सामान्य यात्री हॉल में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत लगाए गए वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध काष्ठ कला कलाकृतियों और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी बारीकी से स्टॉलों के उत्पादों का परीक्षण किया और स्टॉल संचालकों से उनके उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों, कार्य कौशल और उनकी बिक्री में हुई बढ़ोतरी का संज्ञान लिया और स्टॉलों के उत्पादों की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर 7 दिन की लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट के मुताबिक न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति भट्ट इस मामले में 2 अलग अलग फैसले सुनाएंगे। शीर्ष अदालत के सामने सुनवाई के दौरान तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधान का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां और सामान्य श्रेणी के तय 50% आरक्षण में नहीं आता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण आज भी धुंध छाई हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। सफर के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह AQI 339 दर्ज किया गया। जहरीली हवा दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। लगातार जहरीली होती आबो हवा लोगों को बीमार बना रही है, जिसकी वजह से अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहरीली हवा का खासकर बच्चों और बुजुर्गों के सांस लेने की क्षमता पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। और दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर लगातार केजरीवाल सरकार पर विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने रविवार को अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली स्थित 11 मूर्ति पर प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के मुताबिक आज यानी रविवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। और वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली की हवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के वक्त लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।
साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायतें हर उम्र में देखने को मिल रही है। पार्क में मजबूरी में घूमने आते हैं और जो मन भी नहीं करता घूमने के लिए। सुबह शाम देखो दोपहर तक शाम तक शायद वही धुआं सा रहता है पार्क में। सांस लेते हैं, सांस के द्वारा भी अंदर जाता है, फेफड़े वगैरह सारे खराब हो जाते हैं, असर पड़ता है, दिक्कत पड़ती है, आंखों में जलन होती है, आंखों को भी नुकसान पड़ता है। जहरीली हवा जो है वो हेल्थ को नुकसान तो पहुंचाती है। तो इसमें क्या है कि आंखों में जलन होती है, पोल्यूशन से आपके लंग्स में जाते हैं, नोज के अंदर इरिटेशन होते हैं और उसका तो दुष्प्रभाव तो आपको पता ही है कि हेल्थ में पड़ता ही पड़ता है। सेहत पर ये प्रदूषण तो इफेक्ट करता है कि आंखों में करता है, गलों में करता है, गले में खराश होती है, आंखों में जलन होती है और बॉडी में जो मेडिकल प्रॉब्लम जिसके गुर्दों में, फेफड़े में, इनमें भी फर्क पड़ता है, बहुत असर होता है। उत्तराखंड के टिहरी में आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं भूकंप के झटके देहरादून, मसूरी से लेकर उत्तरकाशी तक महसूस किए गए। हालांकि कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर दूर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बीते 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से 8 चीतों को लाकर छोड़ा गया था। अनिवार्य क्वारंटीन के बाद अब इन 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरे चीतों को भी बड़े बाड़ों में जल्दी ही स्थानांतरित किया जाएगा। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी चीते स्वस्थ हैं और 2 चीतों को बड़े बाड़ों में स्थानांतरित करने के बाद अब 6 अन्य चीतों को भी जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल ने कहा है कि जांच में अगर 6 अन्य चीते सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें भी जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं अगर चीतों की स्वास्थ्य की बात की जाए तो सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्ष में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे जिनको क्वारंटाइन एनक्लोजर में रखा गया था। कल उनमें से 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से शिफ्ट कर बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया गया है जहां उनको लाइव फीड दी जाएगी। अगर इस लाइव फीड का वो शिकार कर पाते हैं और उस क्षेत्र में अडेप्ट हो जाते हैं तो उनको आने वाले समय में खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जहां तक 6 अन्य चीतों का प्रश्न है जो अभी तक क्वारंटाइन एनक्लोजर्स में है उनके परीक्षण के लिए आज भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की टीमें कूनो गई हुई हैं। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण, उनके एडेप्टेबिलिटी किस प्रकार से है, इस समय वो लोग अपना उस क्षेत्र में अडेप्ट कर गए हैं नहीं कर गए हैं, इन सब मानकों को देखने के पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि उनको अगले 6 से 10 दिन के अंतर्गत बड़े एनक्लोजर्स में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाना है। अगर सभी वो चीते मानक के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं तो उनको शीघ्र ही क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां तक चीतों के स्वास्थ्य का प्रश्न, सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। अभी तक जो उनको फीड दी जा रही थी उस फीड को भी ले रहे थे और कहा जा सकता है कि कूनो के जंगलों में वो अडेप्ट कर गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य के गरीब लोगों को 2 बेडरूम फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन आज भी राज्य की एक बड़ी केसीआर के वादे से लोग महरूम हैं। यादाद्री भुवनगिरी जिले के गरीबों का कहना है कि केसीआर ने हमसे झूठा वादा किया और आज हमारी तरफ कोई भी देखने वाला नहीं है। पेश है हमारे सहयोगी नीरज सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे क्या परेशानी बहुत है, मेरे घर का किराया बन नहीं सक रही, मैं वायदा करें देते बोल के यहाँ के काउंसिलर दिए नहीं अब तक मेरे को। इन लोगों की आंखों से टपकते आंसू और मुंह से निकलती आह ये बता रही है कि किसी ने इनकी गरीबी और बेबसी का मजाक उड़ाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 8 साल पहले यादाद्री भुवनगिरी के इन गरीब और मजदूरी करने वाले लोगों को 2 बेडरूम फ्लैट देने का वायदा किया था, लेकिन वायदा है, वायदों का क्या।
जंगल में खा रहे हैं जो मच्छर में सांपा बिछुआ जंगल में आ रहे तो ऐसे बर्दाश्त करके हम रह सक रहे हैं यहाँ पे। कोई हम आप कोई बोल रहा नहीं दे तुम बोल के आ रहे नहीं कोई भी नहीं। अब फिर इलेक्शन है तो हो जाते हमारे पास नजदीक वोटा डालो बोल के। हमारे क्या बोले काउंसिलर उन सब MLA उन सब भी अब तुम्हारे को डबल बेडरूम बन के तुम्हारे पक्का दे तू बोल के राजेश हमारे काउंसिलर बोले वो सब भी बोली तो अब कहाँ दिया हमें खरीदते हैं पानी भी खरीद रहे। झुग्गी में रहने वाली छोटी सी बच्ची ताहिरा अपने भाई को पढ़ा रही है। A B C D लेकिन ताहिरा ठीक तरह से खुद नहीं पढ़ पाती क्योंकि झुग्गी में कोई सुविधा नहीं है। फैन नहीं रहता शाम को सुबह पढ़ते ABCD पढ़ते हम मच्छरन काटते। ताहिरा जैसे दूसरे बच्चे भी मुश्किलों में हैं। गरीब माँ बाप के पास सिर छुपाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब टीचर होमवर्क को दे रहे तो भी करेंट घर में करेंट नहीं है कुछ भी नहीं है लिखना गए तो भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे को। सादिक ऑटो चलाता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी 3 पहियों पर ही निर्भर है। सादिक बताता है कि चुनावों के समय केसीआर ने 2 बेडरूम फ्लैट देने का हमसे वायदा किया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी केसीआर ने हमारी तरफ देखा तक नहीं है कि हम किन हालातों में रह रहे हैं। जो वादा किए थे केसीआर साहब ने डबल बेडरूम देंगे, गरीबों को जहाँ जगह देंगे, लोना देंगे, जगह भी नहीं और डबल बेडरूम आज तक कोई देने वाला भी नहीं है, कोई पता भी नहीं चला उसका कोई देने वाला। ये है डबल बेडरूम वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, हर टाइम वादे कर रहे हैं, ये वादे जहाँ का वहाँ रह जा रहा है, कोई डबल बेडरूम कोई भी नहीं दिया आज तक। बेबस गरीबों की ऐसी तमाम कहानियां आपको तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में मिल जाएंगी। केसीआर भी बोले पर केसीआर भी कुछ भी नहीं कर रहे, वो किधर साइड कर रहे किधर दे ले रहे किधर उन्होंने पैसा खा के कर रहे कैसा कर रहे हमको नहीं मालूम, पर हमारे जैसे लोगों को तो नहीं देख रहे। उन्होंने बोल रही ना केसीआर भी पैसा जिसका खा रहा ना उसको दे रहा। अब इतनी खुली बात बोल रही मैं। 7-8 साल पहले केसीआर ने यहाँ के झुग्गी झोंपड़ी वासियों को एक सपना दिखाया था और ये कहा था कि डबल बेडरूम फ्लैट वो देंगे ताकि जो लोग गरीब हैं झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं वो फ्लैटों के मालिक बन पाएंगे। लेकिन हकीकत आप पीछे देख पा रहे हैं। इनकी आवाज और इनकी बातें ये बता रही हैं कि उनके साथ छल किया गया और आज 8 साल बीतने के बाद भी ये लोग झुग्गी झोंपड़ियों में ही मौजूद हैं और दूर दूर तक इन्हें फ्लैट का कोई सपना दिखाई नहीं देता। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, तेलंगाना। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में मंगलवार को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले चुनाव प्रचार की गति तेज हो गई है। उम्मीदवार जनता को अंतिम दलीलें दे रहे हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नेताओं ने भी खुद को चुनाव प्रचार में झोंक रखा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले कुछ दिनों में कई चुनाव सभाएं की हैं, जिनमें उन्होंने मतदाताओं से डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करने की अपील की है। इस दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों पर मतदान होगा। साथ ही 39 राज्यों और क्षेत्रीय गवर्नर चुनाव के अलावा कई अन्य राज्यों में स्थानीय चुनाव होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ईरान द्वारा रूस को ड्रोन की सीमित आपूर्ति वाले दावे को खारिज किया है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कीव की सेना हर दिन कम से कम 10 ड्रोन नष्ट कर रही है और शुक्रवार को अकेले यूक्रेन की सेना ने 11 ड्रोन नष्ट किए हैं। ईरान ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया कि उसने रूस को ड्रोन की आपूर्ति की थी, लेकिन ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध से पहले ही भेजे गए थे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ समय पहले ही ड्रोन की कुछ संख्या में आपूर्ति पहले की गई थी। हाल के हफ्तों में यूक्रेन ने नागरिक बुनियादी ढांचों पर ड्रोन हमलों की सूचना दी है। इन हमलों में ईरान निर्मित शहीद 136 ड्रोन का उपयोग करके बिजली स्टेशनों और बांधों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस इस बात से इनकार करता रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है। और इस बीच यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमुट में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई जारी है। बखमुट के उप महापौर ने कहा है कि बखमुट अब युद्ध का एक अहम मोर्चा बन गया है। रूसी सेना बार बार बखमुट और आसपास के अवदिव्का क्षेत्र में हमले कर रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना रूसी सेना को करारा जवाब देकर पीछे धकेलने में कामयाब रही है। उप महापौर ने कहा कि लगातार हो रही गोलीबारी के बावजूद लगभग
12 से 15 हजार नागरिक शहर में बने हुए हैं, जबकि युद्ध शुरू होने से पहले शहर में रहने वालों की संख्या 80 हजार थी। फरवरी के बाद से बखमुट में युद्ध से अब तक 120 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। जून और जुलाई में रूस के औद्योगिक शहरों लिस्चिंस्क और डेवनेट्स्क पर कब्जे के बाद से बखमुत रूस के लिए एक अहम लक्ष्य रहा है। वहीं यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में फ्रांसीसी सरकार की मदद से मोबाइल प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये प्रयोगशाला इजियम सामूहिक दफन के पीड़ितों की पहचान करने के लिए बनाई गई है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए नमूने देने वाले परिजनों की कतारें प्रयोगशाला के बाहर लग रही हैं। पिछले महीने इजियम में एक दफन स्थल से 436 लोगों के शव निकाले गए थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश मौतें हिंसक झड़प में हुई थी। पेरू की राजधानी लीमा में शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। लाल और सफेद झंडों के साथ राष्ट्रपति कैस्टिलो के विरोध में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी देखने को मिली। पेरू के राष्ट्रपति कैस्टिलो की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच के बीच उन्हें सत्ता से हटाने की मांग कर रहा है। कैस्टिलो, जिन्होंने पिछले साल जुलाई महीने में पदभार ग्रहण किया था, सत्ता में आने के बाद 2 बार उन्हें महाभियोग के माध्यम से हटाने का प्रयास किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष के पास आवश्यक वोट नहीं होने के कारण यह प्रस्ताव असफल रहा है। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने सभी टीवी चैनलों पर पूर्व पीएम इमरान खान के भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करने से लोगों में नफरत पैदा होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों का एक आयोग गठित करने की मांग की है। गुरुवार को पंजाब के वजीराबाद जिले में हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर 2 बंदूकधारी हमलावरों ने हमला किया था। गोलीबारी में उनके दाहिने पैर में गोली लगी थी। हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। खबर खेल जगत से है। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में दक्षिण अफ्रीका को नीदरलैंड्स के हाथों 13 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इस टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका का सफर अब समाप्त हो गया है। नीदरलैंड के खिलाफ सुपर 12 के अपने अंतिम मैच में मिली हार के बाद अफ्रीकी टीम के 5 मैचों में सिर्फ 5 अंक ही मिले। अफ्रीकी टीम के टूर्नामेंट से बाहर होते ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 159 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। अफ्रीकी टीम के लिए रिले रॉस ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, जबकि नीदरलैंड के लिए ब्रैंडन ग्लोवर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे के सामने चुनौती पेश करेगी। यह मुकाबला मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। इस मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे की टीम टी20 फॉर्मेट में 6 साल के बाद आमने सामने होंगी। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में भारतीय टीम अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी और ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। और टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे के सामने चुनौती पेश करेगी। जैसा कि हमने कहा कि ये जो मैच है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भारत जो है वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ये एक अच्छी खबर कि अब साउथ अफ्रीका के अब इस लड़ाई से, इस जंग से हटने के बाद, मैदान से हटने के बाद अब रास्ता जो सेमीफाइनल का है वो अब साफ हो गया है भारत के लिए। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और इस सब के बीच टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 127 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज नाजमुल हुसैन ने टीम के लिए सबसे अधिक 54 रन बनाए। अफीक हुसैन ने नाबाद 24 रन का योगदान दिया। वहीं सौम्य सरकार ने 20 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 4 और शादाब खान ने 2 विकेट लिए।
ये मैच नॉकआउट मैच है। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। भारतीय महिला मुक्केबाज मीनाक्षी और प्रीति ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जारी एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत के साथ ही मीनाक्षी और प्रीति ने कांस्य पदक पक्का कर लिया है। मीनाक्षी ने 52 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फिलीपींस की आयरिश मैग्नो को हराया, तो वहीं प्रीति ने 57 किलोग्राम वर्ग के स्पर्धा में उज्बेकिस्तान के सितोरा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने जॉर्डन के अम्मान शहर में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की वैलेंटीना को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई हैं। इस जीत के साथ ही एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।